हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आपके समक्ष मैं झारखंड भूगोल लेकर प्रस्तुत हूं। और झारखंड भूगोल हम कैसे पढ़ेंगे? मानचित्र द्वारा समग्र अध्ययन, मतलब मैप द्वारा पढ़ेंगे। भूगोल मैप अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो भूगोल पूरा समझ में आ जाएगा, आसान सरल और आपकी भाषा में। मैं कुछ क्षेत्रीय भाषा का भी, आपके क्षेत्रीय भाषा मतलब हमारे यहाँ जो पलामू में या फिर और जगह बोली जाती है उनका यूज करूँगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मेरा काम है आपको रटाना नहीं, आपके दिमाग में चीज़ों को डालना। और भूगोल अगर आप पढ़ते हैं तो मैपिंग अगर आपका बहुत अच्छा है तो भूगोल आपके पूरे दिमाग में आ जाएगा। चलिए खैर, भूगोल देखिए, भूगोल में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ये भूगोल पढ़ना क्या है और पढ़ते क्यों है। तो देखिए, लोक सेवा आयोग की बहाली आने वाली है, वैकेंसी निकलने वाली है। उसके अलावा झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा आपके झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भूगोल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, पहला चीज। दूसरा, लोक सेवा आयोग में एक टॉपिक है आपका 1947 से झारखंड का आर्थिक विकास। उसी में आपका फिर भूगोल है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, वगैरह वगैरह। तो भूगोल का हम समग्र अध्ययन यहाँ पे करेंगे मैप के थ्रू। और आज आपको मजा आएगा इस क्लास में, तो बने रहिए। सबसे पहले भूगोल मतलब भू प्लस गोल, यानी भूमि गोल है तो भूमि गोल है। भू मतलब भूमि और गोल मतलब गोल। भूमि, धरा, धरती, धरणी, वसुंधरा, जगती, जननी, है ना, पृथ्वी, सब बोलते हैं भूमि को। तो भूमि पूरा गोल है, गोल, उसी को बोलते हैं भूगोल। इसी का तो अध्ययन करना है, लेकिन इसमें झारखंड भूगोल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, भूगोल का इंग्लिश होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी भी दो शब्दों से बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन। किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का वर्णन हम कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं? पृथ्वी का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का वर्णन हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी आया कहां से, क्या इसका थ्योरी था। और आगे बढ़ने से पहले भूगोल के पिताजी कौन थे, मतलब फादर ऑफ जियोग्राफी, तो वो थे हिकेटियस। कौन थे? हिकेटियस। फादर ऑफ जियोग्राफी माने पापा के थे, हिकेटियस थे। चलिए, इसके अलावा अब ये जियो, ये वाला जियो मत समझ लीजिएगा, ऐसा वाला जियो, ये जियो बिल्कुल अलग है और ये जियो अलग है। खैर, तो जियो प्लस ग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। वो जियो अंबानी वाला सिम वाला मत यूज करने लगेगा। खैर, एक व्यक्ति है जिनका नाम याद रखिएगा, बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी थे जॉर्ज लेमेंतियर। इन्होंने, देखिए, अगर पृथ्वी की बात करें, मतलब ब्रह्मांड की बात करें, तो कई थ्योरी मिले हैं, लेकिन सर्वमान्य थ्योरी इन्हीं का है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, उसमें हुआ क्या था ना कि एक बहुत छोटा छोटा कण थे, आपस में एक जगह पे थे और उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। छोटे छोटे परमाणु एकक थे, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। अचानक वो फूट गए। अब फूटे तो उसी का विस्तार आज भी देखने को मिलता है। बिग बैंग थ्योरी आज भी अगर आप देखिएगा, 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है, बिग बैंग थ्योरी हुई थी और उसका विस्तरित आज भी धीरे धीरे हो रहा है। आज हमारे बीच ग्रह कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 9। प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। खैर, बर्थ अभी देखिएगा आप, उपग्रह शनि और ये बृहस्पति एक दूसरे से क्या है, टक्कर में लेते हैं। कभी शनि आगे हो जा रहा है, कभी बृहस्पति आगे हो जा रहा है। खैर, ये सब बातें तो ग्रह उपग्रह भूगोल की हैं। लेकिन अब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, पृथ्वी के भाई पूरे टोटल देखिए, ये है पृथ्वी के 2 पार्ट। सबसे पहले इसी पृथ्वी को हम बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया। अब पैंजिया में थोड़ा सा हुआ कि भाई 2 पार्ट में बट गया। तो पैंजिया ऊपर वाला पार्ट अंकारा, नीचे वाला पार्ट बना गोंडवाना लैंड। ध्यान दीजिएगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट है भारत और भारत का 28वां राज्य है झारखंड। तो झारखंड का भूगोल यहां पे आपको पढ़ना है, समग्र अध्ययन करना है, मानचित्र द्वारा करना है, ठीक है। तो हम लोग झारखंड के भूगोल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भारत का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने इसको जोड़ा कहाँ, भारत के भूगोल से थोड़ा सा जोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसी तरह जब हम अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भारत का भी याद करते चलेंगे। झारखंड पढ़ना है आपको टोटली, लेकिन भारत का थोड़ा सा साथ मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका कंपैरिजन होते रहेगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी। कभी भी पढ़िए तो रिलेट करके पढ़िए, चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा तो मज़ा भी आएगा और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। मेरा 100% फोकस झारखंड भूगोल पर ही, ऐसा नहीं कि मैं भारत पढ़ा दूंगा आपको, भारत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। जैसे भूगोल का पिता, तो सिंपली याद रखिए हिकेटियस, है ना। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल का मीनिंग क्या होता है, तो ये सारी बातें हैं। तो जो यहां पूरा पृथ्वी किस पार्ट में था? 2 पार्ट में, एक पार्ट अंकारा और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस पार्ट का लैंड है, तो बोलिएगा गोंडवाना लैंड। तो इसी गोंडवाना लैंड का भारत कैवा राज्य है? भारत है टोटल भारत जैसे हम रहते हैं 7 कंटिनेंट यानी
महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत देश, और भारत देश के 28वें राज्य यानी झारखंड में हम निवास करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। को झारखंड में भूगोल में पृथ्वी, लेकिन अब इस पृथ्वी पर आप रहते हैं, अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको हम परिचय समझा देते हैं। आज आपको भूगोल में क्या क्या पढ़ना है आपके माइंड में आ जाना चाहिए एक बार में। सबसे पहले परिचय, परिचय में सारा कुछ पढ़ लिए। अब परिचय होने के बाद अब आपको परिचय मिल गया, सबसे पहला क्वेश्चन कि अच्छा ये तो धरतिया बना कैसे था। हम जिस धरती पे रहते हैं, झारखंड के धरती पे, वो धरती में क्या क्या चट्टान है, चट्टाने से ना बना है धरती, बहुत सारा चट्टान है। पूर्व काल में क्या था, बहुत सारा चट्टान था, चट्टान टूट फूट के बहुत कहानी है। चट्टान टूटेगा तो मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी पर ना घर बनाते हैं आप कि चट्टान पे बनाते हैं, चट्टान पे ले बनाया घर, ले पता चला कि उलट गया, तो वैसे नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पे बहुत सारा चट्टान था। भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे, परिचय के बाद क्या पढ़ेंगे, भूगर्भिक संरचना, भूमि के गर्भ में क्या क्या था, कौन कौन सा खनिज, पहले तो पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से उद्गार कैसे हुआ था, कौन कौन चट्टान थे, पुराने काल में कैसे थे, है ना, तो ये सब पढ़ेंगे। मतलब पुराना से लेके अभी तक वर्तमान टाइम तक कैसे कैसे चट्टान निकल के झारखंड के लिए धरती बनाया, पहला चीज। दूसरा पढ़ेंगे कि जब नेचुरली होता है, ये सब हम लोग नहीं बनाए हैं, ये जो बिग बैंग थ्योरी था नेचुरली है, सूर्य है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, जितने भी हैं नेचुरली हैं, ठीक है ना। हम भी क्या है, नेचर के बने हुए हैं, नेचुरली है ना। तो ये सारा कुछ तो हो गया। उसके बाद जब हम पृथ्वी पर आए यहाँ, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, तेरा मेरा उसका इसकी बंटवारा। तो भौतिक जो मतलब कहने का मतलब भूगर्भिक जो संरचना हुई, उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश, मतलब कैसे कैसे बांटा, पाठ क्षेत्र है, तट्टाण है, तद्दोन है, उसके बाद पढ़ेंगे पठारी भाग है। झारखंड क्या है टोटल, झारखंड ये देखिए सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक जैसे लग नहीं रही है, सर्दी जैसी हो गई है। तो ये है पठारी भाग। अब पठार कैसा होता है, देखिए पठार फिर से दिखाते हैं। एक तरफ से एकदम ऐसा स्लॉट होगा, ऊपर में एकदम थोड़ा प्लेन होगा, नीचे फिर ढलान होगा, इस तरह दोनों तरफ ढलान, और बीच में होगा क्या, प्लेन। तो इसी को बोलते हैं पठारी। झारखंड मूलतः पठारी भाग है। अब ध्यान दीजिएगा, पठारी भाग में पाठ क्षेत्र आते हैं, बहुत सारे पाठ क्षेत्र हैं। अब पाठ क्षेत्र है, उसी में आपका पढ़ना है पारसनाथ पहाड़ी, तो पहाड़ी भी पढ़ लिए इसमें। अब भौतिक प्रदेश में क्या पढ़ेंगे, मतलब पाठ क्षेत्र हो गया, पहाड़ी हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब जब हम भूगर्भिक संरचना हुआ, उसके बाद क्या हुआ, भूगर्भिक संरचना के बाद क्या हुआ, भौतिक प्रदेश हम पढ़े। भौतिक प्रदेश के बाद पाठ क्षेत्र आया। अब पाठ क्षेत्र से कई नदियां निकलती हैं। अब पाटे क्षेत्र में नदी निकली है, नदी दामोदर हो गया, स्वर्णरेखा, बहुत सारा चीज हो गया। झारखंड की नदियां अधिकतर क्या है, बरसाती हैं, अब अधिकतर सूख जाती हैं। नदी देखिए, झारखंड में नहीं, भारत में जब पढ़िएगा नदी, तो वहाँ नदियों के दो वर्गीकरण किए गए हैं, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदी निकलेगा वो सूख जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्रोत से निकला है और उसमें बरसात का पानी मिला तो बह रहा है। और जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो ठंडा के दिन में, देखिए ठंडा के दिन उसमें पानी कम रहेगा, गर्मियों में बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ जो पिघलेगा, सूर्य का प्रकाश गर्मी में ज़्यादा पड़ेगा ना, तो जितना जल्दी ज़्यादा पिघलेगा उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। खैर, तो यहाँ पे जो पठारी भागों से, पाठ क्षेत्र से निकलते हैं जो नदियाँ, तो नदी हो गया। अब नदी क्या बनाता है, जलप्रपात। तो नदी से एक बार गिरते हुए जल को क्या बोलेंगे, जलप्रपात बोलेंगे। तो ये हो गया जलप्रपात। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, नदी जब बहुत ज़्यादा उफान पे होती है, बहुत ज़्यादा जब नदी में पानी हो जाता है तो उसको घमंड हो जाता है। अब घमंड होगा ना तो मतलब उदंडता करेगी, एक ही बार लेके आएगी, उसी दिल बहा देगी ऐसे। मतलब नदी उधर से एक ही बार, दामोदर नदी, क्यों बोलते हैं दामोदर को बंगाल का शोक, क्यों बोलते हैं दामोदर को बंगाल का शोक। एक आपका बिहार में नदी है कोसी, क्यों बोलते हैं, खटिया लगा के मस्त देख रहे हैं 2.0, उधर से पानी आया, बाढ़ मतलब आया, पता चला कि खटिया ले ले बंगाल की खाड़ी में निकल गए। तो नदियों का काम ये होता है, मतलब नदियों का काम होता है चलना, लेकिन कुछ कुछ नदियाँ बदमाशी करती हैं और वो जल प्रवाह करके ले जाते। तो नदी पढ़ लिए, जलप्रपात पढ़ लिए। अब उसके अलावा नदी जलप्रपात पढ़े, तो नदी में जो बहुत ज़्यादा जब बदमाशी करेगा तो उस पर क्या बांधेगा, बांध बांध देंगे, ले तू शांत रहा। तो बांध बांधने के बाद हुआ कि बांध वो तोड़ दे रहा है, जैसे बांध छोटा छोटा बांधेगा टूट जाएगा। तो पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार मिलकर गठबंधन, मतलब ये मीटिंग किया, बोला कि नहीं रुकिए, बैराज बना देते हैं। तो देखिएगा आप, एक अवरोधक बांध है ना दुर्गापुर में, आपको पढ़ाया मैंने, झारखंड का जब भौगोलिक परिचय विस्तृत करा रहा था उसमें मैं बताया हूँ डीवीसी के बारे में, उसमें पढ़िएगा आप, वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो
अवरोधक बांध बना दिए हम, तो उससे क्या हुआ कि पानी पूरा रुक गया। अब देखे सरकार देखा कि अरे तो पानी बहुत ज़्यादा रुक गया। अब भारत सरकार, झारखंड सरकार, अब वेस्ट बंगाल सरकार सब चाहती थी कि नदी के मतलब पानी को रोक के हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं लगाएं। तो क्या लग गया? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लग गया, दुनिया भर का लग गया। अब उससे क्या फायदा है? सिंचाई, बिजली उत्पादन, पशुपालन, पानी पीने का साधन, बहुत तरह का चीज़ है। अब उसमें बिजली जब उत्पादन होगा तो दो तरीका से होगा, दो तरीका से। पहला होगा तापीय जल विद्युत केंद्र और दूसरा होगा जल विद्युत केंद्र। तो ताप से और जल से दो तरह से विद्युत उत्पादन होगा। अब पूरा डिटेल पढ़िएगा इसके बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये सब आपको पढ़ना है, यही तो है भूगोल। तो नदी पढ़े, नदी पर बने जलप्रपात पढ़े, और जलप्रपात के बाद नदी घाटी परियोजना पढ़ लिए, बांध पढ़ लिए, और फिर उस पर जल विद्युत पढ़ लिए। इतना हो गया। अब समझिए, अब नदी के बाद एक चीज बचता है आपका, गरम जलकुंड। वो अलग है। तो गरम जलकुंड हजारीबाग में खच 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 कर रहा है। उसके अलावा ताता पानी लाते हैं, वो बहुत जगह है। तो गरम जलकुंड पढ़ लिया। अब जब नदी आ जाएगा तो नदी के साथ साथ आना चाहिए जलवायु। अब जलवायु कैसे होगा? गरम पानी खच 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 कर रहा है, अब इधर नदी पानी दे रहा है। अब मौसम क्या है? वातावरण क्या है? गर्म है। तो गर्म ठंडा मिलेगा। तो गर्म ठंडा मिलेगा तो वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, बादल बन जाएगा। बादल बनेगा तो बादल कहेगा कि रुको, हम बरसने वाले नहीं हैं। तो गर्मी उसके पास जाएगा, टेम्परेचर मतलब वायुमंडल गर्म है ना, तो जैसे ही बादल घूमते रहता है, जैसे ही गर्मी टेम्परेचर जाएगा तो उसको पगला के बोलेगा नीचे गिर। तो वही होता है वर्षा का रूप। वर्षा का रूप 0.7 मिलीमीटर होता है सबसे न्यूनतम, है ना, उतना से आगे होना चाहिए। तो वर्षा का रूप धर ले। वर्षा कई तरह के होते हैं। अब वर्षा में देखिए क्या है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है। उसके भी कारण है, रीजन है, ठीक है। वो सब तो खैर पढ़ना है डिटेल में उधर ज्योग्राफी वाले पार्ट में। अब देखिए उसके बाद समझिए, वर्षा हो गया। मानसून, झारखंड का जो जलवायु जो मतलब झारखंड की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। हम लोग उष्णकटिबंध में आते हैं। ये उष्णकटिबंध क्या होता है, समझे में नहीं आता। ये मैप से समझाएंगे आपको, रुकिए, है ना। पहले तो अक्षांश देशांतर समझा देंगे आज, फिर मैप से सारा कुछ समझाएंगे। उसके बाद इतना चीज़ तो हो गया। अब जब ये सारा कुछ हो गया, जलवायु हो गया, अब सोचिए मिट्टी भी तो हमारे यहाँ दुनिया भर का है। तो देखें कि झारखंड में 90% के आसपास, मान लीजिए 90% लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी में खेती होती है, और हर मतलब तिलहन दलहन का खूब होता है, ज़्यादातर खेती उसी का होता है। तो उसमें हम लोग, तो मिट्टी हो गया तो किसान का मन खुश हो गया कि मिट्टी में क्या करेंगे हम लोग, फसल बोएंगे। पहले देखिए मिट्टी आपके पास है, ठीक है, मिट्टी है, पशुपालन भी है, बैल वैल का है, मिट्टी है, जमीन है। तो जमीन के लिए खेती कीजिएगा, खेती के लिए बैल रखिएगा ना, मतलब पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन। देखा कि पानी हो ही रहा है, उधर परियोजना लगा ही है, नदी है, तालाब है, ये सारा कुछ है, कुआं है, बहुत सारा चीज़ है। तो चलो इससे हम खेती करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, भूमि। अब जो भूमि है मतलब मिट्टी है, मिट्टी कई प्रकार के हैं, लेकिन मिट्टी मुख्य रूप से लाल। तो मिट्टिया में 3 प्रकार के चीज़ आपको मिलेगा, 3 प्रकार के। पहला मिला आपको मिट्टी से खेती। चलिए भाई खेती कीजिए। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, क्योंकि 70% से अधिक लोग आज भी कृषि कार्यों में संलग्न है, कृषि सह पशुपालन, ठीक है। अब वह मिट्टी में जब हल चलाएगा किसान द्वारा, तो बड़का ले घड़ा मिल गया, बड़का घड़ा। ये सोना है, ये रावण छोड़ के गया था, इसे सोना, और ये तो खनिज है। तो खनिज भी पढ़ना है आपको। क्यों? मिट्टी को जब खोदेंगे तो खनिज निकलेगा। तो खनिज जितने भी लौह अयस्क हैं, तांबा के अयस्क हैं, बॉक्साइट के अयस्क हैं, सारे पढ़ लिए, सारे देख लिए। उसके बाद उनका शोधन होगा। जैसे कोयला है, कोयला क्या है, खनिज है। अब खनिजों में 2 प्रकार के खनिज होते हैं, मतलब संसाधन देखिएगा, संसाधन 2 प्रकार के, खनिज नहीं संसाधन। खनिज क्या, एक संसाधन है। तो संसाधन 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में क्या होगा, नया हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कलम है, इसमें रिफिल अगर खत्म हो गया तो इसमें इंक डालिए तो नया हो गया। अब ये लिखो फीको है तो फेंक दिए के बारे में यूज करके, तो हो गया अनवीकरणीय, मैंने फिर से नहीं आएगा। कोयला को जलाइएगा तो अनवीकरणीय है, जलाओ फेंको। लेकिन देखिएगा सूर्य का प्रकाश, वो भी एक ऊर्जा है, वो भी एक मतलब एक तरह का संसाधन है। तो क्या है, नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा जो आता है, फिर आपका उसी तरह पवन ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय। इनको अक्षय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, अक्षय संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जमीने से आपको पेट्रोलियम सब कुछ मिल रहा है जमीन से, चलिए ये सब चीज़ तो हो गया, खनिज हो गया। अब आपको खेती के लिए मिल गया, मतलब भोजन करने के लिए कृषि मिल गया। कृषि से ही हम भोजन करते हैं। झारखंड की मुख्य फसल धान ही है ना। तो ये 2 चीज़ हो गया, ठीक है। अब जब तांबा मिला, चांदी मिला, सोना मिला, सब नीचे मिला, लेकिन ओरिजिनल में नहीं मिला, मतलब अयस्क मिला, अयस्क। तो अयस्क को फिल्टर करने के लिए, ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए उससे बनाएंगे कुछ
उत्पाद, तो उसके लिए चाहिए मशीन। अब मशीन किस में लगेगा? फैक्ट्री में। तो बहुत सारा फैक्ट्री का स्थापना हुआ यहाँ, जिसे आपको टिस्को हो गया, फिर आपका बोकारो इस्पात संयंत्र हो गया, मुरी एल्युमिनियम इकाई होगी, बहुत सारा है, तो वो सब स्थापित कर दिए, है ना। तो पृथ्वी से हमको क्या क्या मिला, मतलब मिट्टी से क्या मिला? पहला कृषि, और दूसरा खनिज, अब तीसरा वन संसाधन मिल गया हमको। वन, मिट्टी पर ना वन है, तब मिट्टी में वन। झारखंड वन आच्छादित राज्य तो है नहीं, लेकिन यहाँ भी लगभग 29.62% वन है, ठीक है। 23,611 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। वन भी 3 प्रकार के होते हैं। तो वन में देखिए क्या है, अब वन में 2 चीज पढ़ना है आपको, दुनिया भर का वन के 3 प्रकार, संरक्षित, आरक्षित और रक्षित वन। तो 3 प्रकार में आपको 2 चीज ही पढ़ना है। पहला पढ़ना है नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, एक तो है है। उसके अलावा आपको 11 वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने हैं, वो वन कंप्लीट हो गया। वन में अटर पटर चीज़ नहीं पढ़ना, हाँ वन संरक्षण कानून, नियम, अधिनियम सारे पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से ये चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इतना आसानी से बोल रहे, इतना आसानी से पढ़ना नहीं है, मतलब कहने का डिटेलिंग करना है। अभी तो आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। उसके अलावा आगे चलते हैं। तो जब हमारे पास हो गया मिट्टी, हो गया खेती, हो गया, उसके अलावा खान खनिज हो गया, अब रहा सवाल कि जैसे खनिज लेके ट्रक से जा रहा है, यहाँ से हम भेजें किसी को, तो कैसे भेजेंगे? भेजने के लिए क्या चाहिए? ट्रक चाहिए। तो कहने के लिए परिवहन पढ़ना है आपको। परिवहन 3 प्रकार के, रेल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन, रेल, फिर सड़क परिवहन, और उसके बाद वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा है, तो वायु से भी निर्यात झारखंड के लोग कमे कीजिए। आदिवासी लोग सोचते हैं कि कहाँ से इतना पैसा लाएं, है ना। और हम लोग के पास पैसा तो है ही नहीं, सब तो खनिज है, 40% खनिज जरूर है, लेकिन सब गरीब हैं। क्यों गरीब है? ध्यान ही नहीं दे रहा सरकार को चाहिए कि पूरा ध्यान दें, इस पे कई प्रोजेक्ट लगाएं। तो कहने से थोड़े हो जाएगा कि हम केंद्र परासित हैं, केंद्र को पकड़ के लाइए ना, आपका काम कराना है। बिना कहे पूछे आजकल काम नहीं होता है। खैर, तो ये 3 प्रकार के परिवहन हो गया। परिवहन जब जैसे ही मान लीजिए आपका धान का बोरी है, एक ट्रक धान का बोरी भेज दिए, एक ट्रक गेहूं का बोरी, मकई का बोरी भेज दिए, एक तरफ आप बॉक्साइड भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, रास्ता में टायरे फट गया है, चाहे तो पकड़ लिया उधर माओवादी लोग, तो फोन करके देखिए ना सर यहाँ पे जो है ना पकड़ लिया हमको माओवादी। तो आपको फिर क्या पढ़ना है? संचार व्यवस्था। संचार में क्या आएगा? टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, दूरदर्शन केंद्र वगैरह वगैरह। तो संचार प्रणाली पढ़े, संचार संबंधी कुछ अधिनियम नियम है वो पढ़ लिए, है ना। तो ये सारा कुछ हो गया। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यही है आपका भूगोल। और कुछ नहीं पढ़ना है, क्या करना है इसमें? कितना आसानी से सब कुछ काम कंप्लीट हो गया। अब समझे। तो अब दूसरे स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि अक्षांश देशांतर क्या होता है और इसमें हमको क्या क्या मुख्य रूप से करने होंगे। सबसे पहले समझिए कि अक्षांश देशांतर जरूरी क्यों है। देखिए, किसी भी देश का स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश देशांतर का जरूरी है। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही हम किसी देश का या कहीं का समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। उसी पे आपका मानक जोन टिका हुआ। समय का जो मानक जोन है, जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम है, कहाँ पे? लंदन में। तो लंदन से ही पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित होता है। लंदन में एक लगा दिया ग्रीनविच मीन टाइम, वहीं से भाई संचालित होंगे हम सभी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले आपको अक्षांश देशांतर समझाते हैं, और ये क्यों जरूरी है वो भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए, अक्षांश देशांतर के लिए आपको पहले हम फिगर बना देते हैं। एक ये कुछ इस तरह का फिगर है, गोला तो मेरे ख्याल से पूरा नहीं बना, खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ लीजिएगा। ये बीच में एक रेखा खींच दिए, अब बीच में हो ना हो आप कर लीजिएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, वो समझा देते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं इसको हम, या इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा, या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। ये इतना चीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये बीचों बीच हम खींच दिए हैं। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक और रेखा लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह, इसका नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यानी इसको बोल देंगे हम अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद अक्षांश और देशांतर आपको समझा देते हैं। बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है। 66.5 डिग्री ये भी है नॉर्थ, माने उत्तर। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे है मकर रेखा। अरे सॉरी, इसको मत लिखिए अभी, ये मकर रेखा नहीं है, सॉरी, नीचे आइए यहाँ पे। 23.5 हम एक मतलब मोटा मोटी खींच रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं
कि एडजक्ट इसलिए नहीं खिंचाएगा ना, देखिए टेढ़ा हो गया क्योंकि मेरा अभी मैं बोर्ड पे हूँ ना, सामने अगर रहे तो सामने से अच्छे से खिंचाता है। आप स्केलिंग कीजिएगा तब एकदम सीधा सीधा खिंचाएगा, रेखा सही ही होना चाहिए। 23.5 डिग्री ये साउथ है, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा और इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ध्यान दीजिएगा ये तो मकर रेखा। अब दो गो रेखा और बचेगा, एक ये और एक ऊपर वाला, तो ये भी आपका हो गया 66.5। देखिए थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि ये एकदम सही से थोड़ा नहीं हो पा रहा है। हाँ चलिए अभी ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, खैर कोई बात नहीं। 66.5 डिग्री आपका है क्या ये नॉर्थ, सॉरी साउथ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों रेखा में कंफ्यूज होता है बहुत लोगों को। सबसे पहले तो समझिएगा अक्षांश रेखा कहते किसे हैं, ठीक है। अक्षांश रेखा कहते किसे हैं? ग्लोब पर खींची गई, यह है विषुवत रेखा, ग्लोब पर खींची गई विषुवत रेखा के समानांतर रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को, ये सही में रेखा नहीं है पृथ्वी पर लाइन नहीं खींचा हुआ है, ये काल्पनिक है, मतलब बनाई गई है ताकि आप पूरे विश्व का या भारत का या झारखंड का अध्ययन कर सके और सही चीज़ों का पता लगा सके। कितना समय है, कितना डिग्री पर स्थित है, क्या है नहीं है ना, ये स्थिति को दिखाने के लिए और समय निर्धारण करने के लिए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को समानांतर रेखा कहते हैं। देखिए ऐसे खींचा रहेगा, ऐसे समानांतर रेखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऊपर ये 66.5 डिग्री, नीचे 66.5 डिग्री, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक सिंपल ट्रिक बताते हैं। अंटा समझते हैं? अंटा बचपन में खेले होंगे, गांव के लड़के बहुत खेलते हैं, जैसे गुल्ली डंडा होता था ना, वैसे ही हमारे टाइम में अंटा हम लोग खेलते थे। बचपन में हम लोग गाँव में खेलते थे। अंटा देखिए ऐसा कुछ गोला टाइप का होता था, ऐसे ऐसे खेलते थे, ऐसे ऐसे। तो अंटा खेलने के लिए आपको धरती के ऊपर नहीं जाना, धरती पे नीचे मतलब बैठ के खेलना है। जैसे गुल्ली डंडा तो खड़े खड़े खेलते हैं, ऐसे मार दिए है ना, तो गुल्ली डंडा खड़े खड़े खेलते हैं या झुक के खेलते हैं। लेकिन अंटा जब भी खेलेंगे जमीन पे बैठ के खेलते हैं, और बैठ के खेलते थे। जमीन कहाँ है? नीचे है, बैठे हुए। देखिए इसको ये समझिए, नीचे वाला है तो नीचे ये अंटा होगा, अंटा। तो अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिक रेखा। उसके अलावा ये वाला होगा ऊपर वाला आर्कटिक। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, इसलिए मैं ट्रिक बता दिया आपको याद करने के लिए, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके समानांतर खींच दीजिए जितना रेखा खींचना है। अब रेखा कितना खींचना है वो ध्यान रखिएगा, मैं तो अभी ऐसे ही खींच रहा हूं। यहां पे ना पहले खींच लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहां पे ना एक 90 डिग्री होगा, पोल को मैं किसी और कलर से ले लेता हूं, पोल। अब ध्यान दीजिए ये है पोल आपका, ये पोल, तो ये है साउथ पोल, मतलब कि ये है साउथ पोल, और ये वाला है नॉर्थ पोल। एनपी लिख दिया। ये 90 डिग्री पर है, कितना डिग्री, और ये भी 90 डिग्री पर है, बीचों बीच में है ये, ठीक है, बीचों बीच में है। अब ध्यान दीजिए, ये तो बीचों बीच में दिखा दिया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं मैंने बता दिया कि विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी है टोटल। अगर पूछा जाए कि अक्षांश रेखा की संख्या, तो मैं यहाँ पे नोट देके लिख देता हूं, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। अक्षांश रेखा कितना होगा देखिए, तो यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 21, 22, 23, 23.5 डिग्री, 66, यहाँ पे 89 डिग्री तक आई है। 90 डिग्री में रेखा नहीं बन जाते, वो फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 90, पहले 90 जोड़ लीजिए, 90 ऊपर 90 नीचे, 90 जोड़ लिए, अब प्लस ई वाला तो जोड़बे नहीं किया, जीरो वाला, तो 1 बराबर 181। लेकिन ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री पर जाइएगा तो वो कोई रेखा नहीं होता है, डिग्री बन जाता है। इसमें 90 डिग्री एक इधर और 90 डिग्री इधर, तो 1 अब 1 2, तो 191 - 2 बराबर 179। यही है आपका अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। ज्यादा जिसको दिक्कत लगे कि सर बुक में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी खोल के छठा क्लास में देख लीजिएगा। छठा में डिटेल में नहीं मिले तो आपको आगे वाले क्लास में मिलेगा। छठा में अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा बहुत अच्छे से बताया। छठा भूगोल एनसीईआरटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको पास प्रूफ के लिए होना चाहिए। एनसीईआरटी से आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आर्टिकल 32 जब दुरुपयोग आपका होगा मौलिक अधिकार का, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 पकड़ के हाई कोर्ट पहुंच जाना है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पहुंचिए जाइएगा, लेकिन वैसा कुछ हो तब जा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए खैर ये मोटा मोटी बातें होगी। तो अक्षांश रेखा 179 है टोटल। अब आते हैं इसमें देशांतर किसको कहते हैं।
देशांतर रेखा किसको कहते हैं? क्योंकि इसी के आधार पे तो आप समय निकालते हैं, देशांतर रेखाओं के आधार पे समय का पता लगाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ध्यान दीजिए उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। अब देखिए पोल, अगर हम कहें कि पोल ऐसे रहेगा तो नहीं सर, पोल ऐसे रहता है। बिजली का खंभा देखे हैं, पोल उसी को बोलते हैं। पोल ऐसे जब भी रहेगा ऐसे, तो देखिए पोल ऐसे रखे हैं सीधा, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यह उत्तरी ध्रुव। अभी नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वैसी काल्पनिक रेखाएं जो अर्धवृत्ताकार हो लेकिन आपस में समानांतर नहीं हो, देशांतर रेखाएं कहलाती है। एक बार फिर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वैसी काल्पनिक रेखाएं जो अर्धवृत्ताकार हो लेकिन आपस में समानांतर नहीं हो, देशांतर रेखा कहलाती है। लेकिन मैंने अक्षांश के बारे में क्या बताया था कि समानांतर हो, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब मैं देखिए बना देता हूं फटाफट। आपका ग्लोब यहां तैयार हो गया, देखिए ये है आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अभी बताएंगे आपको अक्षांश और देशांतरीय। पहले तो अक्षांश देशांतर समझ लें आप अच्छे से। देखिए लाइन थोड़ा बाहर निकल जा रहा है, कोई बात नहीं, आप मत देखिए। ग्लोब जैसा पिंजड़ा जैसा बन गया, एकदम पिंजड़ा, इसमें तोता होता नहीं है, सोने की चिड़िया यही है। खैर अब देखिए दो चीज आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। देखिए सबसे पहला तो ये कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर। ये कितना है? 1 मिनट यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये लाइन जो लाल वाला लाइन है, लाल वाले लाइन, इस वाले को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। लाल वाले लाइन को, जो लाल दिख रहा होगा आपको, लाल वाला सीधा लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक चीज और, इसमें आप अगर पूछें, हम पूछें कि देशांतर के आधार पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अगर हम देशांतर को 2 भाग में बांट दें, देशांतर को ध्यान दीजिएगा, ये लाल वाला है, इसके एक भाग को उधर कर दिए, एक भाग को इधर कर दिए, तो इधर से इधर आपका जाइएगा तो 180 डिग्री जाना है, मतलब ये ईस्ट में जाना है, ईस्ट में। और इधर से इधर ले आइएगा, इधर से इधर, तो 180 डिग्री तक जाना है, कहाँ? वेस्ट में, इधर। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 360, ठीक है, 360। ये काल्पनिक रेखा है इसलिए इसको नहीं जोड़ना है। 360, 80 80 360 हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो देखिए आपको दिखा देते हैं। कलर दूसरा यूज मैं कर लूँ, हाँ हरा वाला। 23.5 डिग्री ये था, ये 23.5 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। ये मतलब ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। अब ध्यान दीजिए इस पे, देखिएगा अगर भारत की स्थिति बोलूं मैं, तो देखिए मोटा मोटी मैं लगा रहा हूं, कुछ इस तरह से है यहाँ भारत की स्थिति, इतना नीचे तो नहीं, कुछ इस तरह यह है भारत, यह है इंडिया। अभी मैप में आपको पूरा दिखा दूंगा इंडिया की स्थिति, कुछ मोटा मोटी इसी तरह से है, बीच में एकदम कर्क रेखा जाता है, उसका गुजरता है। थोड़ा ये और हल्का सा नीचे आएगा, हल्का नहीं, हाँ ठीक है, ये भारत। अब अगर आपसे ये पूछे हम कि भारत किस देशांतर में स्थित है, मतलब पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, देशांतर ये बीच वाला काट दिए 2 भाग में, इधर पूरब इधर पश्चिम, तो क्या बोलिएगा? भारत किधर है? पूर्वी देशांतर। झारखंड किधर है? तो पूर्वी देशांतर। बात खत्म। ये तो नहीं समझाना था आपको, आप बहुत समझदार हैं, अच्छी बात है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यह है 0 डिग्री, ये वाला, यह है 0 डिग्री, क्या है? अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे समझिएगा एक चीज़ और, अब ललका को भुला जाइए आप, अब ई ब्लूका को ध्यान दीजिए। 0 डिग्री, इधर एक पार्ट, इधर एक पार्ट, मैंने 2 भाग में बांट दिए, अर्धवृत्ताकार 2 भाग में बांट दिए। तो नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण है, देखिए दक्षिण है, ऊपर नॉर्थ है, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया? अब ये अगर पूछे कि भारत किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है, तो क्या बोलिएगा? उत्तरी गोलार्ध। झारखंड किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। यही चीज तो समझाना है। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी ललका को याद कर लीजिए, ललका को दिख रहा है ना, लाल वाला को याद कीजिए। कुछ यहाँ पे, अब भारत यहाँ पे है तो कुछ यहाँ पे इस तरह जगह पे, ये कलर आ रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, ये है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। अब यही है आपका
दूसरे कलर को ले लूँ, GMT, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यही है आपका जोन, समय का जोन यही है। विश्व में 24 से भी अधिक जोन, समय जोन है। भारत में एक समय जोन है। और आपका उधर वाला स्टेट नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स में केवल एक निकाल दीजिए आप। वेस्ट बंगाल को जैसे ही क्रॉस करते हैं आप, असम आता है तुरंत, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ असम है। जैसे ही क्रॉस करते एक ऊपर का राज्य छोड़ दीजिए, सिक्किम, जो इस तरह से है, ऐसे ऐसे है सिक्किम को छोड़ दीजिए, सिक्किम को छोड़ दीजिए। भारत का सबसे छोटा राज्य है किस मामले में? तो जनसंख्या के मामले में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिक्किम छोड़ के बाकी उधर वाला जितना स्टेट होगा, असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर है ना, त्रिपुरा, तो ये सारे जो स्टेट हैं वो 7 सिस्टर्स में आते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उधर वाले कह रहे हैं कि नहीं हमको अलग समय जोन दे दीजिए। खैर अभी इस पे बात डिबेट हो रही थी बाद में बीच में। तो ये GMT है, GMT से ही समय का निर्धारण होता है। और देखिए एक चीज़ बताते हैं, देशांतर रेखा ये वाला है, ये गोलका ऐसे पियर का, जो पियर का ऐसे की है ना, देशांतर रेखा है। ये कै गो रेखा है टोटल? तो 180 इधर, 180 इधर, 360। जब भी आप देशांतर रेखा के आधार पे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देशांतर बराबर समय निर्धारण। समय निर्धारण इसी के आधार पे करते हैं। क्रिकेटर जब जाता है इंग्लैंड तो बोलता है कि यहाँ तो रात है, न्यूजीलैंड जाता है यहाँ रात है, ऑस्ट्रेलिया चल गया बोलता है कि यहाँ दिन में 3 बज रहा है, यहाँ बज रहा है मान लीजिए 5। अरे इससे कैसे हो गया? देखिए कैसे होता है, देशांतर पर समय निर्धारण होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कै मिनट? तो 4 मिनट। याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर बराबर कै मिनट? 4 मिनट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इधर से इधर जाइएगा तो 4 मिनट प्लस कीजिएगा, 4 मिनट प्लस, और जब इधर से इधर आइएगा तो -4 मिनट कर दीजिएगा, 4 मिनट। ठीक है, -4 मिनट। यानी 0 डिग्री से जब अब इधर जाइएगा तो 4 मिनट हर 1 डिग्री पर प्लस कीजिएगा, और जब 0 डिग्री से इधर आइएगा तब 4 मिनट माइनस कीजिएगा हर 1 डिग्री पर। तो ई जो है यहाँ, ई जो है 82.5 डिग्री पर स्थित है हमारा भारत का मानक समय। मानक समय हर देश का स्थित होता है। इलाहाबाद में, नैनी में है 82.5 डिग्री। तो यहाँ मान लीजिए अगर 12 बज रहा है तो यहाँ 5:30 बजेगा, 5.5 घंटा आ गया। कैसे है दिखा देते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 मिनट, तो 82.5 में कै मिनट? वाट मिनट। तो कर दीजिए 82.5 गुना 4 बराबर आएगा 330। और इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 330 को बटा 60 कर दीजिए, तो आएगा आपका 5.30, मतलब ये घंटा, 5.5 घंटा आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे अगर जितना बजेगा, यहाँ जितना बजेगा उससे 5.5 घंटा में आगे हैं, क्योंकि हम पूरब में हैं। अब अगर मान लीजिए भारत सपोज यहाँ रहता तो 5.5 घंटा पीछे कर देते, 4 डिग्री पर रहता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई 105 डिग्री पर है तो 105 गुना 4, इतना में इतना माइनस कीजिएगा। समझ में आ गया? तो ये था अक्षांश देशांतर। अब हम कल के क्लास में बात करेंगे झारखंड का एक परिचय, जिसमें आपको दिखाएंगे, मैप के थ्रू दिखाएंगे। एक चीज और दिखाना था आपको, देखिए झारखंड वैसा मैप मिले तब ना, छोड़िए इसको, दूसरा ही दिखा देता हूं मैं। हाँ ये देखिए झारखंड। अब झारखंड में कल आपको दिखाएंगे, इसमें क्या दिखाना है झारखंड में, कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और भारतों का साथ साथ। भारत का इसलिए कि भारत देश में रहते तो कुछ कुछ जान लीजिए, याद कर लीजिए, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ देखिएगा, और 24 जिला याद कर लीजिएगा। मैप के थ्रू मैंने कराया है वीडियो, उसको आप आराम से देखिएगा तो याद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। और झारखंड में आज मैंने आपको केवल इतना बताया झारखंड के भूगोल में, कि झारखंड के भूगोल में हमको पढ़ना क्या है, और उसको मैंने थोड़ा सा आपके लैंग्वेज, मतलब कि झारखंड के लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज हैं उनके उस लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया। और चूंकि आप झारखंड में उस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए मैंने उसका यूज भी किया। खैर ये सारी चीज़ सीखिएगा। अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, अब आप एकदम कमर कस लीजिए, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग वाले सब सारे कैंडिडेट, छात्र छात्राएं रेडी रहें, यहाँ से पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारा अक्षांश देशांतर आज करिएगा। कल के क्लास में, मतलब नेक्स्ट जब भी क्लास हो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको झारखंड के परिचय के साथ साथ ये सारी चीज़ें दिखा दूंगा। मैप झारखंड का लाऊंगा और वहाँ पे आपको दिखाते चले जाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें हो, मुझे किताब नहीं रटवाना है। क्लियर? तो आप अपने लाइफ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।